जो हम करंट मार्केट सिचुएशन देख रहे हैं जहां पे लगातार स्टॉक्स नीचे आते जा रहे हैं, ओवरऑल मार्केट वीक है, अच्छे अच्छे स्टॉक्स नीचे आ रहे हैं और ये एक दिन या 2 दिन की बात नहीं है, ये लगातार 1 से 1.5 साल की जर्नी है जहाँ पे स्टॉक्स जब रिवर्स करते हैं तो थोड़े से करते हैं, लेकिन जब ये गिरना स्टार्ट करते हैं तो ये लंबा गिरता जाते हैं। तो होता क्या है, ऐसे में इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस लूज होता है। और लेकिन एक चीज़ है जो हमें ध्यान पे रखनी चाहिए, जब ये साइकिल रिवर्स करता है, जब ये साइकिल वापस से मार्केट बढ़ना स्टार्ट करता है या ऐसे डाउनटर्न के मार्केट में भी आपने देखा होगा कि कुछ स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म करना स्टार्ट कर देते हैं ब्रॉडर मार्केट के मुकाबले। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसी वो कौन सी स्ट्रैटेजी है जो इन्वेस्टर इस डाउन ट्रेंडिंग मार्केट में डिप्लॉय कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, ताकि उनका एक पोर्टफोलियो बन सके और वो अच्छे स्टॉक्स पिक कर सके। तो आज का वीडियो इसी टॉपिक पे है। हम समझेंगे वो टेक्निक जिसके थ्रू आप इस डाउन ट्रेंडिंग मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो और साथ ही साथ मैं ऐसे 3 स्टॉक्स के साथ में डिस्कशन करूंगा जिनके थ्रू आप समझ सकते हो कि ये टेक्निक क्या आपके लिए सूटेबल है या नहीं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक और समझिए वो टेक्निक जिसे आप डिप्लॉय कर सकते हो इस मार्केट में। तो चलिए, टेक्निक को समझने के पहले या अप्रोच को समझने के पहले मैं आपको कुछ टर्म्स या टर्मिनोलॉजी क्लियर कर देता हूं, ताकि आपको जब मैं कोई एक पर्टिकुलर फ्रेज यूज करूंगा तो आपको समझ में आएगा कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। तो 2020-21 में एक बज़वर्ड था, वो वर्ड था ग्रोथ इन्वेस्टिंग। अब ये ग्रोथ इन्वेस्टिंग होती क्या है? ग्रोथ इन्वेस्टिंग वो होती है, अगर आप टिपिकली सोचें तो इन्वेस्टर्स ऐसे स्टॉक ढूंढते हैं जो हाई पीई मल्टीपल में ट्रेड कर रहे हैं। अब आप कहेंगे कि हाई पीई मल्टीपल तो हमने कहीं सुना है कि हाई पीई अच्छा नहीं होता, तो लोग ऐसा क्यों करते हैं और ऐसे स्टॉक्स को क्यों चेस करते हैं? तो इस चीज़ को आपको समझना होगा कि क्यों चेस करते हैं। उसके पीछे कारण ये होता है, वो ये कहते हैं कि इसका पी मल्टीपल हाई क्यों है। जैसे अगर नॉर्मली वो 40-50 का ट्रेड करता है, आज ये 80 या 90 का क्यों ट्रेड कर रहा है, 80 या 90 पी की बात कर रहा हूँ। तो लोग उसका आंसर जब ढूंढते हैं तो उन्हें आंसर मिलता है कि ये हाई पी इसलिए है क्योंकि इस कंपनी में ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, इनकी अर्निंग बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है, इनका मार्केट शेयर बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। तो अगर आप इसका एक एग्जांपल देखना चाहते हैं तो आपको एक एग्जांपल मिलेगा डी मार्ट में। जी हाँ, डी मार्ट ऑन एन एवरेज 90-100 के पीई में ट्रेड कर रहा था और स्टॉक्स क्या हो रहे थे, गिर रहे थे? बिल्कुल नहीं, स्टॉक्स लगातार बढ़ते हुए जा रहे थे। स्टॉक्स लगातार क्यों बढ़ रहे थे? स्टॉक्स बढ़ने का रीजन ये था कि मार्केट में इसका जो परसेप्शन था कि इसकी जो ग्रोथ, अर्निंग्स ग्रोथ है वो लगातार बढ़ती रहेगी, और हो भी वो ही रहा था। क्वार्टर दर क्वार्टर रिजल्ट्स अच्छे आ रहे थे और यही स्टॉक जो करीबन 90 और 100 के पी में था वो बढ़ते 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 300-350 के पी में पहुंच गया। उसके बाद में क्या हुआ, मार्केट में जब 2021 के बाद का एक फॉल आया तो आपने देखा कि मार्केट जब नीचे आया तो ये स्टॉक्स भी काफ़ी नीचे आ गया। आज अगर आप इसका पी देखेंगे तो आपको दिखेगा राउंड अबाउट 90 के आसपास है। तो देखिए दोस्तों, इस चीज़ को आपको समझना है कि ये क्या एक स्टॉक में हुआ नहीं, ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिसमें ये ग्रोथ स्टॉक वाला आपको फंडामेंटल दिखा। कैसे दिखा? जब ब्रॉडर मार्केट में लिक्विडिटी आती है तो वो चेस करते हैं शॉर्ट टर्म में कौन सी कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ अच्छी होगी। अब ये मार्केट में लिक्विडिटी कहाँ से आई? अब जब अगर आप ग्लोबल मार्केट देखोगे तो ग्लोबल मार्केट में हो क्या रहा था, कोरोना के बाद आपने ये देखा कि जितने सेंट्रल बैंक्स हैं उन्होंने अपने इंटरेस्ट रेट्स घटाए। जब उन्होंने अपने इंटरेस्ट रेट्स घटाए तो मार्केट में चीपर रेट पे आपको पैसे अवेलेबल थे और ये पैसे कहीं ना कहीं चैनलाइज हुए स्टॉक मार्केट पे। तो जब आपके पास में एक एम्पल लिक्विडिटी होती है और एक स्टोरी होती है कि अभी पूरा वर्ल्ड रिवाइव कर रहा है, तो आप देखते हो कि जो पैसा है, मनी है, वो चेस करता है ऐसे स्टॉक्स को जो शॉर्ट टर्म में बढ़ सकते हैं। और जब पैसा ऐसे स्टॉक्स को चेस करेगा तो शॉर्ट टर्म में मार्केट वहीं जाएगा जहां पर उसको लिक्विडिटी लेकर जाएगी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, मार्केट अक्टूबर में पीक किया,
इन्फ्लेशन स्काई हाई होना ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था यूएस में। उन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ाना चालू किया, और जैसे हो सकता है कि जब खराब समय आता है तो सब तरफ से खराब समय आता है, तो हुआ क्या, जब रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया, उसके बाद जब उस रशिया के ऊपर में सैंक्शंस लगाए गए, अब हुआ ये, आपने तो उनके ऊपर सैंक्शंस लगा दिया, लेकिन यूरोप और अमेरिका बहुत कुछ डिपेंड कर रहे थे रशिया के ऊपर एनर्जी सप्लाई के लिए। अब जब एनर्जी के प्राइसेस और बढ़ने चालू हो चुके थे और इतने ज़्यादा बढ़ रहे थे कि वो आउट ऑफ हैंड हो गए, तो इन्फ्लेशन 40 साल के हाई पे चला गया। और जब जब 40 साल के हाई या इतना हाई हो जाता है इन्फ्लेशन, तो सेंट्रल बैंक के पास में और कोई चारा नहीं होता, वो लिक्विडिटी टाइटनिंग करते हैं, यानी इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाते हैं। और जब ये हुआ तो आपने देखा धड़ाधड़ स्टॉक्स गिरना स्टार्ट कर गए। और अब मार्केट में लिक्विडिटी इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि जब तक ये सिनेरियो ईज आउट नहीं हो जाएगा तो मार्केट में एक नया इन्फ्लक्स ऑफ मनी नहीं आएगा। मैं बड़े पैसे की बात कर रहा हूं, मैं रिटेल मनी की बात नहीं कर रहा हूं। अब जो बात मैंने आपसे कही वो तो मैंने कही ग्रोथ इन्वेस्टिंग के प्रोस्पेक्ट से। एक और टर्म होता है वैल्यू इन्वेस्टिंग। वैल्यू इन्वेस्टिंग में आप क्या करते हो, आप ये कैलकुलेट करते हो कि क्या ये बिजनेस अच्छा है या नहीं। अगर ये बिजनेस अच्छा है और इसके प्राइस अगर गिर रहे हैं तो आप क्या करते हो, आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करते हो। और जब आप ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो और आप देखते हो कि जब मार्केट में एक टर्न अराउंड आता है तो ये कंपनियां बहुत बढ़िया आउट परफॉर्म करती हैं। इसका एक क्लासिक एग्जांपल हो सकता है आईटीसी। एक टाइम था 2021 के आसपास जब ये मीम स्टॉक होता था, लोग इसका मजाक उड़ाते थे कि मार्केट में सब बढ़ेगा लेकिन आईटीसी नहीं बढ़ेगा। लेकिन लोगों ने एक चीज नोटिस की कि जब इसका जो बिजनेस था वो इंटैक्ट था और ये कंपनी आपको अवेलेबल थी बहुत सस्ते दामों में, तकरीबन 150, 60, 170 रुपए के रेट पे। तो जो वैल्यू इन्वेस्टर है वो क्या करते हैं, वो ऐसी कंपनियों को बाय करते हैं और इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं। अब देखिए हुआ क्या, हुआ ये कि इसके बाद जब मार्केट बढ़ना स्टार्ट किया, जब इसके बाद मार्केट बढ़ना स्टार्ट किया तो भी ये मार्केट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था। लेकिन जब ये डाउनटर्न आया पोस्ट 2021, तो अगर आप देखोगे किसी स्टॉक ने मार्केट को अगर बहुत तगड़ा आउट परफॉर्म किया है तो वो स्टॉक आईटीसी का है। तो यहां पर आपको लगेगा कि भाई ये वैल्यू इन्वेस्टिंग तो बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। अब हम क्या करते हैं, सिर्फ अच्छी कंपनियों को बाय कर लेते हैं और जब मार्केट बढ़ेगा तो हमें ऑटोमेटिकली बेनिफिट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों सिंपल साउंड करता है, स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल साउंड करती है, लेकिन होता क्या है कि यहां पर एक चीज आती है जिस टर्मिनोलॉजी को हम कहते हैं वैल्यू ट्रैप। अब ये वैल्यू ट्रैप क्या होता है, ये वैल्यू ट्रैप ये होता है कि आप जब सिर्फ और सिर्फ कंपनी पे ध्यान देते हो और एक फॉलिंग प्राइस पे ध्यान देते हो तो आप ये भूल जाते हो कि इस कंपनी के प्राइस गिर क्यों रहे हैं और आगे का प्रोस्पेक्ट्स क्या है। तो आपने देखा होगा बहुत बार आप एक अच्छी कंपनी को बाय करते हो, उनके बिजनेस भी बहुत बढ़िया होते हैं, लेकिन आप देखते हो कि प्राइस लगातार गिरते जाते हैं, गिरते जाते हैं और गिरते जाते हैं। देखिए सपोज मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, एशियन पेंट्स 3600 का था, 3200 में ट्रेड कर रहा है सपोज, और आपने देखा ये कंपनी कैसी है, आपने देखा कंपनी बहुत बढ़िया है। जब आपने देखा कंपनी बहुत बढ़िया है और आपने 3200 में इसे बाय कर लिया, अब रेट्स नीचे आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, नीचे आ रहा है, अब रेट आ चुके हैं 2700। तो आप अब चीज एक नोटिस करोगे कि अब आप यहां पर फंसते जा रहे हो। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं कि यहां से मार्केट रिकवर नहीं करेगा या एशियन पेंट्स रिकवर नहीं करेगा, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर कंपनी के रेट्स लगातार नीचे आ रहे हैं और आपने सिर्फ और सिर्फ इस भरोसे में लिया है कि ये कंपनी अच्छी है, तो आप यहां पर एक ट्रैप में फंस सकते हो। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि इस सिनेरियो में एक स्ट्रैटेजी होती है जिसे लोग अप्लाई करते हैं और इस स्ट्रैटेजी का नाम होता है GARP, गार्प मेथड। अब ये गार्प मेथड है क्या? गार्प मेथड है ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस। यहां पर आप क्या कर रहे हो, एक बीच की सिचुएशन अपना रहे हो। यहां पर आप एक ऐसे स्टॉक्स ढूंढ रहे हो
जिनमें ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स बहुत अच्छा है लेकिन उनके वैल्यूएशंस बहुत चीप है। तो यहां पर आपने क्या किया, आपने ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स पे ध्यान दिया कि उनकी ग्रोथ किस तरीके से होगी और आपने प्राइस को भी कंसिडर किया। तो चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। 2021 जैसा मैंने आपको कहा कि वो टॉप था मार्केट का, तो 2021 में अगर आपने बजाज फाइनेंस को देखा होगा तो बजाज फाइनेंस 7-7,500 हजार रुपए के रेट्स में ट्रेड कर रहा था। अब जब मार्केट फॉल किया है तो आपने देखा कि ये स्टॉक भी फॉल किया है। ऐसा नहीं है कि ये स्टॉक फॉल करने से बच गया है, लेकिन अगर आपने एक मैट्रिक्स लगाया होगा कि ये कंपनी का पीई उस समय क्या था और अभी क्या है, जब पी आप देखोगे बजाज फाइनेंस का उस समय का तो आपको दिखेगा कि वो 70-80 इस रेंज में उसका पी जा चुका था। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी उसका पी आ चुका है 30-31 पे। 30-31 पे कैसे आ गया? अगर आपका दिमाग नॉर्मली आप सोचोगे तो आपको लगेगा कि प्राइस बहुत ज्यादा टूटी है, लेकिन जो प्राइस 7-7,500 हजार की होती थी आज वो 5,700 है, तो प्राइस तो इतनी ज्यादा नहीं टूटी है। तो क्यों ये पीई इतना करेक्ट कर गया है? तो उसके पीछे रीजन ये है कि कंपनी की अर्निंग ग्रोथ बहुत सॉलिड है। लास्ट 1.5 साल में भी, 1.5 से 2 साल में अगर आप इस ग्रोथ को समझना चाहते हो या देखना चाहते हो तो कंपनी का जो ईपीएस था वो तकरीबन 20 के आसपास था, 20 से 25 के बीच में ट्रेड कर रहा था ईपीएस, जो कि आज डबल होके 45 पे आ चुका है। तो अब आप देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन बन रही है जहां पे प्राइस लगातार नीचे आ रहे हैं और कंपनी की जो ग्रोथ रेट है वो लगातार बढ़ते जा रही है। और ये ग्रोथ रेट सिर्फ और सिर्फ अर्निंग्स पे आपको नहीं दिखेगी, ये उनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स में भी दिखेगी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स भी लगातार बढ़े हैं। तो देखिए अब आपको समझ में आ रहा होगा कि गार्प मेथड में हम ढूंढ क्या रहे हैं। हम ये ढूंढ रहे हैं कि जहां पे प्राइस रीजनेबल है, अगर बहुत ज्यादा गिरेगा तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा, लेकिन यहां पर प्राइस है एक हेल्दी प्राइस डिक्लाइन है और रिलेटिवली जो ये प्राइस है वो इसको चीपर बनाता जा रहा है। क्यों? क्योंकि कंपनी अच्छे रिजल्ट्स भी पोस्ट कर रहा है और आगे की जो ग्रोथ रेट एक्सपेक्टेड है वो भी पॉजिटिव है। लेकिन क्योंकि प्राइस नीचे गिरता जा रहा है तो यहां पे एक वैल्यू भी इमर्ज हो रही है। तो याद रखिए गार्प मेथड में हम देखते हैं ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस। तो चलिए जब मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बता दिया है गार्प का, तो मैं एक और चीज करता हूं जिसका वादा मैंने आपको स्टार्टिंग में किया था कि मैं आपको 3 स्टॉक्स बोलूंगा, जिन 3 स्टॉक्स के जरिए हम एक्चुअली समझने की कोशिश करेंगे कि गार्प कैसे यूज होता है। लेकिन इसके पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, ये बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। मैं कहीं से कहीं तक आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आप जाओ और ये सारे स्टॉक्स को बाय कर लो। फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट जितने भी स्टॉक्स हम डिस्कस करते हैं कहीं से कहीं तक आपको ये नहीं करना है कि आप गए और उसमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिया। क्योंकि देखिए मैं जब आपको कोई एग्जाम्पल दे रहा हूं तो मैं एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में दे रहा हूं। हो सकता है इसी कंपनी का कोई दूसरा पैरामीटर बहुत नेगेटिव हो। तो क्या होता है जब आप YouTube में वीडियोस देखते हो तो आपकी हैबिट क्या बन जाती है, शॉर्टकट की। YouTube में कोई आएगा बताएगा और हम कर लेंगे उस चीज़ को, लेकिन यही कारण बनता है हमारे हैवी लॉसेस का। और दोस्तों देखिए मेरी कोशिश ये है कि आप इस चीज से बाहर आए और आप अपने एनालिसिस को खुद कर सकें। तो जितने कॉन्सेप्ट मैं आपको बता सकता हूं वो मैं बता रहा हूं। तो जो हमारा पहला स्टॉक है वो है ग्रीन प्लाई। तो जब आप देखते हो ग्रीन प्लाई एक ऑर्गेनाइज्ड मार्केट में ग्रीन प्लाई होल्ड करता है 28% मार्केट शेयर। 28% मार्केट शेयर इनके पास है। एक जो गार्प मेथड में इंपॉर्टेंट चीज होती है वो हमें देखना होता है पेग रेशियो। पेग रेशियो के बारे में मैंने ऑलरेडी एक कंप्लीट वीडियो बना चुका हूं। अगर आपको वीडियो देखना है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। तो पेग रेशियो जितना कम हो उतना अच्छा है, लेकिन 1 के आसपास हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि यहां पर आपको एक चीज समझ में आती है कि इस कंपनी की ग्रोथ रेट बहुत बढ़िया है। तो जब आप ग्रीन प्लाई की बात करते हो तो आपको ग्रीन प्लाई का दिखेगा 0.8।
तो जब ये 0.8 के पेग रेशियो में चल रहा है, कंपनी मार्केट लीडर है अपने सेगमेंट में, प्लस वडोदरा में इनका एक प्लांट एक्टिवेट हो रहा है, वो प्लांट क्या करेगा, उनकी कैपेसिटी को बढ़ाएगा। तो जब आप देखते हो कि इनकी ग्रोथ रेट अच्छी खासी स्ट्रांग है, तो आपको एक चीज समझ में आता है कि ग्रोथ मार्केट में है, प्राइस गिर रहे हैं, पेग रेशियो कंट्रोल में है, वैल्यू क्रिएट हो रही है। तो यहां पर क्या हो रहा है, ये ग्रोथ इन्वेस्टिंग आप कर रहे हो एट अ रीजनेबल प्राइस। ग्रोथ इन्वेस्टिंग आप एक बड़ी हाई प्राइस, महंगे प्राइस वैल्यूएशन पे नहीं कर रहे हो। तो अब आपको करना ये होता है, मैंने आपको स्टॉक का नाम बता दिया, अब आप इस स्टॉक को कंप्लीट एनालिसिस कर सकते हो और आप देख सकते हो कि क्या ये आपके ओवरऑल इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया में फिट बैठती है कि नहीं बैठती। तो हमारा अगला स्टॉक है क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन। ये एक डाइवर्सिफाइड इंजीनियरिंग कंपनी है। इस कंपनी का भी ग्रोथ प्रोस्पेक्ट अच्छा है। जो एनालिस्ट का एक्सपेक्टेशन है कि इनकी जो CAGR ग्रोथ होगी रेवेन्यूज में, वो अच्छी खासी हो सकती है और इनका ग्रोथ रेट 35 to 40% एक्सपेक्ट किया जा रहा है। तो जब आप इस तरीके की ग्रोथ रेट देखते हो और साथ में आप देखते हो कि पेग रेशियो 0.58 का है, तो ये आपको एक चीज दर्शाता है कि मार्केट ने अभी तक इसका एक फुल पोटेंशियल नहीं देखा है। तो अगर आप इस कंपनी को स्टडी करते हो, इस कंपनी के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स को देखते हो, इस कंपनी के बारे में और जानकारी लेते हो और अगर ये आपकी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी में फिट बैठते हैं, तब आप इसके बारे में इन्वेस्टमेंट का सोच सकते हो। लेकिन देखिए, मेरा पर्पस आपको इन्वेस्टमेंट टिप देना नहीं है, मेरा पर्पस है आपको एक ऐसे स्टॉक्स के बारे में बताना जिसके बारे में आप और स्टडी कर सकते हो। तो हमारा अगला स्टॉक है PSP प्रोजेक्ट्स। ये एक डाइवर्सिफाइड कंस्ट्रक्शन कंपनी है। जब हम इसके पैरामीटर देखते हैं तो हमें दो पैरामीटर देखने हैं, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट एंड वैल्यूएशन। तो जब आप ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स देखते हो तो इनके पास में अगर ऑर्डर बुक देखोगे तो एज ऑफ जनवरी 6000 करोड़ से ज़्यादा की ऑर्डर बुक है। ये ऑर्डर बुक का मतलब हुआ इनके पास में बिजनेस है और ये अगले 2 से 3 साल में इसे रेवेन्यू जनरेट करके देंगे। तो जब मैं ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स की बात कर रहा हूं तो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स तो ब्राइट है। अब मैं आ जाता हूं वैल्यूएशन पे। जब मैं पेग रेशियो को देखता हूं तो ये करीबन 0.62 है। तो अगेन एक रीजनेबल वैल्यूएशन पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो देखिए, जब आप गार्प मेथड के बारे में सोचते हो कि ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस, तो मैंने आपको शॉर्ट में एक चीजें बताई कि क्या आप देख सकते हो और किस तरीके की फिलॉसफी होती है। अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हो तो आपको करना क्या पड़ेगा, थोड़े से वैल्यूएशंस कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे और कंपनी की ग्रोथ रेट कैसे ट्रैक करते हैं, आपको ये सब भी सीखना पड़ेगा। तो आप ये मत उम्मीद कीजिए कि 15 मिनट के वीडियो में आप पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी को सीख जाओगे। ये एक स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है बट एंड पॉइंट नहीं है, ये स्टार्ट ऑफ द जर्नी है। तो अगर आप मेहनत करते रहोगे तो आप इन चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से सीख पाओगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, पाइए सारे नोटिफिकेशन अपने इनबॉक्स पर और कमेंट करके बताइए मुझे आप ऐसे कौन से टॉपिक पे वीडियो बना चाहते हो कि उन टॉपिक्स में मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊँ।